Good evening, students. Today I will discuss about the numericals based on the इंटीग्रल रेट लॉ. कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट आर्डर और जीरो आर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन बताया था. तो उसमें जो फार्मूला आया था वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था आपका फर्स्ट आर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 या R0 बाई A मोलर कंसंट्रेशन दिस इज़. और इसका हाफ लाइफ पीरियड का क्या फार्मूला था? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के. ये था आपका फर्स्ट आर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन फर्स्ट आर्डर का. दिस इज़ फॉर फर्स्ट आर्डर. दिस इज़ फॉर फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, ये आपका फॉर फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन है. और दूसरा क्या था आपका? k इक्वल टू A0 माइनस A बाई टी, ये था. और इसका टी हाफ का फार्मूला क्या आया था? टी हाफ का फार्मूला था A0 बाई 2k. ये था आपका फार्मूला किसके लिए? फॉर जीरो आर्डर के लिए. ये फॉर जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला था. ठीक है, फॉर जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें आप लोग जानते हैं कि A0 क्या है? दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. रिएक्टेंट ही लेना है, रिएक्टेंट ओनली, ये है. और ये क्या था? ये था हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, राइट. ये था. के क्या है? के है हमारा रेट कांस्टेंट. और टी क्या है? टाइम जिस भी यूनिट में दिया है उसी यूनिट में हमें कैलकुलेशन करना है. ये है आपके जो इंटीग्रल रेट इक्वेशन पर जो न्यूमेरिकल्स हम लगाते हैं उसमें हमको किन फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा. तो ये आपके मेन फार्मूला हैं. तो इस पर पहला जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइप का, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम कह लें टाइप फर्स्ट. तो उसमें क्या होगा कि आपको रेट कांस्टेंट दिया रहेगा या टी हाफ दिया रहेगा, कहेगा रेट कांस्टेंट निकालो. जैसे कह देगा कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड का मतलब जिस टाइम में कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए. अब इसमें दे दिया आपको, मान लो 10 मिनट दे दिया. फिर आपको दे दिया मान लो 250 सेकेंड ऐसे दे दिया, या मान लो आपको दे दिया 10 आवर्स ऐसे. तो जिस भी यूनिट में दिया है आप उसी यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिए हैं. तो मैं इसमें से एक लगा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड दिया है, मतलब टी हाफ दिया है और के पूछ रहा है. टी हाफ फर्स्ट आर्डर के लिए है. कैलकुलेट द के रेट कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन. तो यहाँ बता देगा वो कि फॉर फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का है कि जीरो आर्डर का रिएक्शन फॉर फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन. ये है हमारा क्वेश्चन. तो अब फर्स्ट आर्डर के लिए है. तो फर्स्ट आर्डर में क्या दिया है कि अगर टी हाफ पता है के आ जाएगा, के पता है टी हाफ आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पर तुमको के निकालना है, रेट कांस्टेंट और टी हाफ दिया है. तो जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 बाई टी हाफ. और टी हाफ दिया है 10 मिनट, तो 0.693 बाई 10. ठीक है. अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.0693. और मिनट है, फर्स्ट आर्डर का है, तो क्या हो जाएगा? यूनिट पर मिनट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर आवर. यही आंसर है. ऐसे आप जो है सेकंड में निकाल लें तो वहाँ पर सेकंड आएगा, आवर में है तो पर आवर आएगा. इस तरह से आपका जो है फर्स्ट आर्डर इंटीग्रल रेट लॉ पे पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो गया. सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा? सेकंड टाइप का क्वेश्चन
इसमें क्या करेगा, आपको एक डेटा दे देगा। जैसे हम आपको कहेंगे कि फॉर द रिएक्शन है आपका A+2B गिव्स आउट C, ऐसे दे दिया। और यहाँ पर आपको एक डेटा दे देगा। उस डेटा में क्या होगा, उस डेटा में ये होगा कि जैसे यहाँ पे आपके पास पहले आपको रहेगा दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे पहले में टाइम लिख देगा, मतलब टाइम मान लो मिनट में है या सेकंड में है, जो भी टाइम दिया है उसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए दे देगा या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी दे देगा, मतलब कुल मिला के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा। यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन दिया है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, समझ रहे हो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे देगा इस तरह से, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट दे दिया। अब मान लो यहाँ पे टाइम 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे दे दिया। और यहाँ पर कंसंट्रेशन आप ए की कोई वैल्यू दे दिया, मान लो 10 मोल पर लीटर, फिर यहाँ दे दिया 8.6 मोल पर लीटर, फिर यहाँ मान लो आ गया आपका 6.4 मोल पर लीटर, फिर यहाँ आपको दे दिया कि 4.9 मोल पर लीटर, ऐसे दे दिया। यहाँ यूनिट मोल पर लीटर में है, कैपिटल ब्रैकेट बना है तो दैट मीन्स कि मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब मोलरिटी है, ऐसे दे देगा डेटा आपको, टाइम और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, ए या बी या कुछ भी। और फिर कहेगा कि प्रूव दैट या शो दैट। मैंने आपको कल भी बताया था कि फर्स्ट आर्डर इंटीग्रल रेट लॉ का यूज जो होता है एक पर्टिकुलर आर्डर को प्रूव करने के लिए होता है। तो आपसे प्रूव कराएगा या तो 0 आर्डर या फर्स्ट आर्डर, क्योंकि आपके सिलेबस में ही 2 है। तो प्रूव दैट दिस रिएक्शन, ये आपका मेन रिएक्शन है, इसको कह रहा है कि इस रिएक्शन को प्रूव करो। प्रूव दैट द गिवन रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट आर्डर, फर्स्ट आर्डर को ये रिएक्शन बिलोंग करता है, प्रूव करो। आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, मान लो ये क्वेश्चन आपका आ गया 3 मार्क्स का ऐसे। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रूव करना है कि हाँ ये फर्स्ट आर्डर का है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो कह रहा है कि फर्स्ट आर्डर का है तो हम फर्स्ट आर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो 0 टाइम पर रिएक्टेंट है, 0 टाइम पर, चूँकि यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है और हमको यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कौन होता है रिएक्टेंट का, जो 0 टाइम पे हो। तो 0 टाइम पे जो ये कंसंट्रेशन है, ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, A0, और बाकी 10 मिनट पे जो है ये रिमेनिंग बनेगा A, ये 20 मिनट पे रिमेनिंग बनेगा A, ये 30 मिनट बाद रिमेनिंग बनेगा A। तो ये सब आपके रिमेनिंग है और ये आपका इनिशियल है। इनिशियल 1 है और बाकी सब रिमेनिंग है। इनिशियल कौन होगा, जो 0 टाइम पर आप कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट आर्डर इंटीग्रल इक्वेशन लगाएंगे और इसमें कई रेट कांस्टेंट निकले, A0 बाई A, और सबका टाइम A यूज़ करेंगे। 10 मिनट पे A0 बाई A, 20 मिनट पे A0 बाई A, 30 मिनट पे A0 बाई A। तो टाइम चाहिए, टाइम दिया है, T है टाइम, और A0 और ये पता है। तो आप इस इक्वेशन पे अप्लाई करो तो इसमें कई रेट कांस्टेंट निकलेंगे, तो निकालो। तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन T1 हम इसको मान लें 10 मिनट को, तो 10 लॉग इनिशियल कितना है 10 अपॉन रिमेनिंग कितना है 8.6। ये आप इसको सॉल्व कर लो। मान लो इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने पे आया 0.02356 पर मिनट, मान लो ये आया पहला रेट कांस्टेंट। अब दूसरा रेट कांस्टेंट निकालो 20 मिनट पे, तो 2.303 अपॉन 20 लॉग इनिशियल तो वही रहेगा 10 अपॉन रिमेनिंग 20 मिनट पे कितना है 6.4। तो इसको सॉल्व किया तो मान लो आ गया है 0.02345 पर मिनट, ये आ गया। अब आप ऐसे तीसरा निकालिए 30 मिनट पे K3,
तो K3 निकालेंगे तो क्या आएगा 2.303 अपान 30 मिनट्स, लॉग इनिशियल वही रहेगा 10 अपान रिमेनिंग कितना है 30 मिनट पे 4.9, तो 4.9 लिखे। इसको सॉल्व किए तो आ गया मान लो 0.02355 पर मिनट, सपोज ये आ गया। तो आपके पास 3 रेट कांस्टेंट आ गए। अब ध्यान से देखो इन रेट कांस्टेंट को, 3 की वैल्यू लगभग सेम है। देखो 0.02356 ए 0.02345, मतलब फर्स्ट 3 डिजिट ले लो 0.023 तो 0.023 तो 0.023 लगभग सेम है, लगभग सेम है। और किस आधार पे सेम है? फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रल इक्वेशन पे। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है कि सिंस ऑल द, क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो ना, तो सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट is almost equal on the basis of first order integral equation, hence given reaction belongs to first order। बस ये प्रूव हो गया। यही आपको सेंटेंस यहाँ पे डाल देना है, समझ रहे हो? तो फर्स्ट ऑर्डर को ऑल द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन, हेंस दिस गिवन रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, नाउ इट इज प्रूव्ड। तो एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन एक पार्ट इसमें बचा है। वो कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो इसमें तो कई सारे रेट कांस्टेंट है, K1 K2 K3। तो चूंकि कई सारे रेट कांस्टेंट हैं तो आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज रेट कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 अपान 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तीनों का सम करके बाई 3 कर लो, जो आएगा अब यूनिट के साथ पर मिनट, यही आपका आंसर हो गया। यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो ये था आपका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपने देखा कि आपको टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है, जो 0 टाइम पर है वो A0 बनेगा, बाकी सब टाइम पे रिमेनिंग होंगे। तो इनिशियल अपान रिमेनिंग जो कि हमको यहाँ दिया है, दिस इज द इनिशियल, ये है रिमेनिंग, और टाइम सबका दिया है। तो हर टाइम पे आप निकाल लीजिए 10, 20, 30 मिनट पे, तो आप देखेंगे कि जो है आपका जो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो इसका एक ट्रिक ये है कि जो पहला वाला रेट कांस्टेंट आप निकालते हो, इसको एकदम एक्यूरेट निकाल लिया करो, एकदम एक्यूरेट, थोड़ा समय देके एकदम एक्यूरेट निकाल लो। उसके बाद जितने रेट कांस्टेंट हो, थोड़ा बहुत डेसिमल के तीसरी या चौथी या पाँचवीं डिजिट पे थोड़ा बहुत चेंज करके आगे पीछे लिख दो, वही आंसर आपका आएगा, वो क्योंकि आना वही है। तो इस तरह से जो है तुम उसको और ईजी कर सकते हो, समय बचा सकते हो। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रल पे। अब टाइप 3 का क्वेश्चन हम दे दें, टाइप 3 का क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या किया था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया था। अब हम आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देते हैं। जैसे मान लो हम आपको दे दें कि फॉर द रिएक्शन हमारा है A + 2B गिव्स आउट C। मैं वही सेम रिएक्शन ले रहा हूँ जो यहाँ मैंने लिया था। डेटा बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ये हमारा डेटा है। यहाँ पर अब हम टाइम लेंगे, टाइम मान लो हमारा मिनट में है या सेकंड में है, जो भी दिया हो। और यहाँ हम कंसंट्रेशन ऑफ C लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मतलब प्रोडक्ट। और तुम्हारे फार्मूला में प्रोडक्ट का कहीं कोई जगह नहीं है। यही मैं आपको कल बता रहा था कि अगर आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है तो भी आपको उसी से रिएक्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का ही कंसंट्रेशन दिया है, इसके कैसे हम पहचाने? एक तो साफ साफ C लिखा है, लेकिन एक और पहचान है कि जैसे यहाँ 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और फिर एक इनफाइनाइट दे देगा। अगर इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो समझ लो ये प्रोडक्ट है। ये भी एक तरीका है समझने का। अगर टाइम में इनफाइनाइट लिखा है तो समझ लो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन दिया है
उसमें आपका प्रोडक्ट दिया है। तो मान लो 0 पर, ये सपोज करो कि 0 मिनट पे प्रोडक्ट मान लो कितना रहेगा, 0 रहेगा, या हम रिएक्शन शुरू ही नहीं किए हैं। तो 0 मिनट पर मान लो 0 है, 10 मिनट बाद मान लो 200 हो गया, 20 मिनट बाद मान लो 400 हो गया, 30 मिनट बाद मान लो 500 हो गया, और इन्फिनिटी पर मान लो 1000 हो गया। ये देखो ऐसे डेटा दे दिया, कुछ भी डेटा ऐसे दे देगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे समझना है, और आगे सेंटेंस वही है जो सेंटेंस वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव करो या शो करो, प्रूव या शो दैट द एबव रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर एंड आल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो सारा बाकी सेंटेंस वही है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप डेटा को ध्यान से देखो कि अगर टाइम में इनफाइनाइट लिखा है तो समझ लो कि वो आपका कंसंट्रेशन जो है ये प्रोडक्ट का दिया है। तो अब इसी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से तुमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपका कोई एक रिएक्शन ए से बी पे जा रहा है, ओके, और यहाँ टाइम अभी 0 है, तो प्रोडक्ट मान लो आपका 0 है। जब टाइम आपका 10 मिनट बीत गया तो प्रोडक्ट आपका 200 हो गया। जब टाइम आपका 20 मिनट बीत गया तो प्रोडक्ट आपका 400 हो गया। जब टाइम 30 मिनट बीत गया तो आपका प्रोडक्ट 500 हो गया। और जब टाइम इन्फिनिटी हो गया तो आपका प्रोडक्ट 1000 हो गया। तो इन्फिनिटी पर आपका मान लिया जाता है कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि योर रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। समझ में आया। तो अब यहाँ पर तुमको टाइम के साथ प्रोडक्ट दिया है और हमको क्वेश्चन में रिएक्टेंट चाहिए। तो हम क्या करें, अब आप याद करो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट है वही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, या इसे उल्टा बोल दो कि जो आपका मास ऑफ प्रोडक्ट है वही मास ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, 1000। तो अगर हम 1000 हमारा फाइनल प्रोडक्ट है तो 1000 इन्फिनिटी पर जो आपका प्रोडक्ट है, और टाइम 0 पर देख लो प्रोडक्ट कुछ दिया तो नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ दिया है तो इसमें से इसको माइनस करो, मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करो। मतलब t इन्फिनिटी पर जो वैल्यू है उसमें से t0 वाली वैल्यू को माइनस करो। तो अगर यहाँ पर मान लो 10 होता तो 1000 माइनस 10 तो 990 आता, तो यहाँ 990 होता। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो 1000 माइनस 0, तो इसका मतलब आपका रिएक्टेंट कितना था, 0 था। तो आपको ये मिल गया 0 टाइम पी रिएक्टेंट। अब ऐसे सबको माइनस करते चलो, फिर इसको माइनस करो, तो यहाँ पर अब आपका 10 मिनट में रिएक्टेंट कितना था, 800। फिर इसको माइनस करो तो 20 मिनट बाद कितना था आपका रिएक्टेंट, 600। ऐसे इसको माइनस करो तो कितना था, 500। फिर इसी को इसी से माइनस कर दो तो यहाँ क्या हो गया, 0। ये देखो, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोडक्ट की मदद से हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता कर लिया। अब ये जो 0 टाइम पर हमारा, अगर यहाँ पे मान लो 10 होता तो क्या आता, 990। ऐसे जो है मतलब इसको इसमें से माइनस कर देना है, माइनस करके जो आएगा उससे रिएक्टेंट पता कर लेना है। समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पॉकेट में 0 रुपया है, मैंने 100 रुपया दिया। अब हम तुमसे पूछे कितना रुपया है तुम्हारे पास, तो 100 रुपया। तो हमने कितना दिया, तो 100 माइनस 0 करोगे क्योंकि तुम्हारे पास 0 था, तो 100 मैंने दिया। मान लो तुम्हारे पॉकेट में पहले से ही 10 रुपया है, अब मैंने आपको 100 दिया और मैंने पूछा आप बताओ तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, तुमने कहा 110 रुपया। तो हमने कितना दिया, तो आप 110 में से, टोटल में से जो पहले से आपके पास है उसको माइनस करोगे, 110 माइनस 10, तो इसका मतलब 100 रुपया मैंने दिया। बात समझ में आया। तो इस तरह से जो है हम प्रोडक्ट की मदद से रिएक्टेंट को पता कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारा आया ये बनेगा A0 और बाकी सब क्या बनेंगे, रिमेनिंग, A भी रिमेनिंग। ये देखो, तो अब आपके पास फिर वही कहानी बन गई। टाइम पता है A0/A, तो ऐसे इसमें भी K1 क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 10 मिनट्स लॉग इनिशियल कितना है 1000
रिमेनिंग कितना है 10 मिनट पे 800। इसको सॉल्व कर लो, मान लो आ गया 0.276 पर मिनट, मान लो ये आ गया, सपोज कर लो, मैं ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ। K1 निकाल लो, फिर ऐसे K2 निकालो, पहला वाला एकदम एक्यूरेट निकालो, क्योंकि पहला वाला एकदम एक्यूरेट निकाल लोगे तो उसके बाद बस डेसिमल के दूसरी या तीसरी या चौथी डिजिट पे एक आध डिजिट आगे पीछे कर दो, बस वही आता है। तो 2.303 ये ट्रिक है, अपॉन 20 log 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 600, तो मान लो आ गया 0.273 पर मिनट। ये देखो ये आ गया। ऐसे आप K3 निकाल लो, K3 2.303 अपॉन 30 मिनट्स log 1000 अपॉन 500, इसको साल के मान लो आ गया 0.275 पर मिनट। ये आ गया इस तरह से। अब आप वही सेंटेंस फिर डाल दीजिए, यही जो सेंटेंस आपने यहाँ लिखा था कि ऑल द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन, हेंस गिवन रिएक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस यहाँ डाल दीजिए, आपका ये प्रूव हो गया। समझ में आया? और जब रेट कांस्टेंट निकालना हो तो जैसे यहाँ निकाले थे उसी तरह से निकाल लो। तो एवरेज रेट कांस्टेंट यहाँ भी निकलेगा, तो K1 प्लस K2 तीन ही रेट कांस्टेंट है, तो तीनों का सम करके बाई 3 कर दो, जो आएगा। हाँ, यूनिट लिखना मत भूलना भाई, नहीं तो नंबर कट जाएगा, यूनिट आपको जरूर लिखना है। तो ये देखा आपका ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। ये सब इंटीग्रल इक्वेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पहले से कुछ दिया है, जीरो टाइम पे प्रोडक्ट पहले से कुछ दिया है, तो इसमें से इसको माइनस करके तब यहाँ लिखना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके रिएक्शन से नहीं बना। ये प्रोडक्ट आप ऑलरेडी जब टाइम जीरो था तो आप प्रोडक्ट लेके चले थे। मतलब आप ऐसे समझो जैसे घरों में लोग लेडीज़ जो होती है दही जमाती है ना, दही, तो मान लो आपने 100 ग्राम मिल्क का दही बनाने के सोचा कि 100 ग्राम दही बनेगा, 100 ग्राम मिल्क से मान लो 100 ग्राम दही बनेगा, तो आपने थोड़ा सा उसमें क्या करते हो, उसमें जामन डाल देती हैं, जामन, जिससे मतलब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही जमाने के लिए अलग से डाल दिया जाता। तो मान लो उन्होंने 10 ग्राम दही डाल दिया, तो सुबह जब दही बन के तैयार होगा तो कितना होगा 110 ग्राम। लेकिन क्या सच में 110 ग्राम दही बना? नहीं। तो 10 ग्राम तो आप पहले से उसमें डाले हैं, आपका सिर्फ 100 ग्राम दही बना। तो 110 में से वो 10 ग्राम जो आपने ऐड किया था वो माइनस कर दीजिए, तो आपका जो दही बना उसके 100 ग्राम बनेगा। समझ गए? तो मतलब यहाँ पे जीरो टाइम पर अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया है तो इसको इसमें से माइनस कर देना है, और जो आएगा वो आपका इनिशियल रिएक्टेंट बनेगा, और उसके बाद अलग अलग टाइम पे जो बनेगा वो आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बनेगा, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में डाल देता है, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, कि आप इनका हाफ लाइफ पीरियड भी निकालिए, इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालिए, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकालिए, तो जो आपका एवरेज रेट कांस्टेंट आया है K, उसको आप यहाँ पे रख देते एवरेज वाला, T हाफ आ जाता, इसका भी आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो कई सारे K हैं, तो ये वाला नहीं रखना है। जब हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे तो एवरेज वाला रेट कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे एवरेज रेट कांस्टेंट वैल्यू रखिए, हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है और जीरो ऑर्डर का है तो इसमें रखना, इसमें आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारा रिएक्शन जिस ऑर्डर का है उसी का इंटीग्रल इक्वेशन आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है और हम अप्लाई कर रहे हैं जीरो ऑर्डर का। ओके, समझ गए? तो ये तीनों टाइप का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलो अब अगला हम देखते हैं, अगला टाइप का रिएक्शन। 3 टाइप का हो गया, अब 4th टाइप पे चलते हैं। 4th टाइप का न्यूमेरिकल अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इंटीग्रल इक्वेशन पे 4th टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आता है। समझ में आ रहा है सबको? तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको आना चाहिए। कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस थोड़ा समझने का फेर होता है। अगर आप समझ के लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस सारे बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का, टाइप 4 क्वेश्चन यहाँ पे, टाइप 4। अब इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देगा जैसे कहेगा कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed 20% in
30 minutes. Okay. A first order reaction is completed 20% in 30 minutes. How long? मतलब कितना समय लेगा? How long will it take for 60% completion of the reaction? Completion of the reaction. ऐसा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा. A first order reaction is completed 20% in 30 minutes. How long will it take for 60% completion of reaction? मतलब ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है जैसे यूनिटरी मेथड है, कि जैसे हम कह दें कि 20 रुपए में 1 किलो आलू मिलता है, तो बताओ 60 रुपए में कितने किलो आलू मिलेगा. ऐसा ही दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये रिएक्शन है. रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन पहले बहुत तेज होता है और टाइम के साथ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता जाता है. तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन एक ही स्पीड से चलता रहेगा. जैसे तुमको हम कहे 5 किलोमीटर दौड़ के जाना है, तुम्हें तुरंत जाओ, तो शुरू में तुम तेजी से दौड़ोगे, फिर क्या होगा, स्लो होगे, फिर क्या होगा, पैदल चलने लगोगे, फिर क्या होगा, एकदम पैदल चलने लगोगे. ये भी हो सकता है बैठ जाओ. तो ऐसे रिएक्शन में होता है. रिएक्शन में नहीं होता है कि हाँ ये तो बड़ा आसान है, 20% जो है 30 मिनट में हो रहा है, तो 60% जो है 90 मिनट में हो जाएगा. इसमें कौन सी बड़ी विशाल, जब उतना है तो उतने में हो जाएगा. अब भाई 20% के लिए 30 मिनट लग रहा है, तो 60% के लिए 90 मिनट लगेगा. ऐसे नहीं लगेगा ये, क्योंकि रिएक्शन है. रिएक्शन एक स्पीड से नहीं चलता है, उसकी स्पीड जो होती है चेंज होती रहती है. तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड भूल के नहीं लगाना है कि जो बड़ा आसान है. आपको लगाना है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का बोला है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल इक्वेशन लगाना है. यहाँ पे हमने आपको बताया था टाइम रेट कांस्टेंट. तो जो पहला इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन को समझ लो पहले, कि जैसे मान लो आपका रिएक्शन ए से बी पे जा रहा है. ओके, जब टाइम 0 है तो इसका मतलब आपका रिएक्टेंट कितना रहा होगा, 100%. मतलब A0 आपका क्या हो गया, 100%. प्रोडक्ट अभी कुछ नहीं बना है. 30 मिनट जब बीत गया तो ये कह रहा है कि हमारा रिएक्शन 20% कंप्लीट हो गया. तो 20% कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि 20% हमारा प्रोडक्ट बन गया. कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो आपका 20% क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया. तो हमको तो प्रोडक्ट चाहिए नहीं. मैं अभी न्यूमेरिकल में आपको समझा रहा था कि प्रोडक्ट दिया हो तो उससे भी हमको रिएक्टेंट निकालना है. तो जब यहाँ पर हमारा 20% प्रोडक्ट बन गया, तो रिमेनिंग कितना है, फिर इसका मतलब 80%. तो हमको रिमेनिंग चाहिए, मतलब ए चाहिए. ये देखो, तो इस इंफॉर्मेशन से हमको मिल जाएगा के. जब हमको के मिल जाएगा तो इसी तरह से अगले इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तो उसमें टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा कि अगर हमारा रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाए. मतलब 60% कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग फिर कितना रह जाएगा, 40%. समझ रहे हो. तो हमको जो पार्ट कंप्लीट हो गया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हमें उसको लेना ही नहीं. हमको तो क्या चाहिए, हमने आपको उस दिन क्या लिख के बताया था कि इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हमको वो लेना है. तो अब इससे जो है हमारा टाइम यहाँ पर जो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, वो पता लग जाएगा. तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले इससे हम के निकालते हैं. के निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या होता है, 2.303/T log A0/A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. समझ रहे हो. तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303, और टी कितना दिया है तुमको, 30 मिनट. यहाँ देखो 30 मिनट दिया है. लॉग इनिशियल कितना है, 100%, मतलब 100. रिमेनिंग कितना है, 80. 20% कंप्लीट तो 80. सारी वैल्यू यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो के आ गया. तो आपका के यहाँ पर आ गया. अब अगले केस के लिए जाओ. अब टी पूछ रहा है तो टी को यहाँ ला दो, तो के यहाँ आ जाएगा. तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303/K लॉग इनिशियल तो एक ही होता है, 100 ही रहेगा. लेकिन जब 60% कंप्लीट की बात कर रहा है तो रिमेनिंग कितना होगा, 40. समझ में आया. रिमेनिंग कितना होगा, 40. अब आप जो यहाँ पे के निकाले हो, जो यहाँ के की वैल्यू निकाले, उस के की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, उसको निकाल के यहाँ रख दो. जो आएगा वो आपका टाइम मिनट में या सेकंड में, जो भी यूनिट दिया है, यहाँ देख लो मिनट दिया है तो तुम भी टाइम मिनट लिख दो. यही आपका आंसर है. वेरी सिंपल, यही आपका आंसर है. वही टाइम आपका लगेगा. तो यहाँ हमको ध्यान देना है
कि वो कंप्लीटेड कह रहा है कि नहीं कह रहा। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, वो भी इसी टाइप में है। तो क्वेश्चन अब अगला ये है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 20%, मैं डिजिट वही ले रहा हूं, इन 30 मिनट्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक when concentration of reactant, अब देखो यहाँ सेंटेंस को पकड़ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स या रीचेस टू या अप्रोचेस टू या बिकम्स, बन गया, इतना रह गया, बिकम्स 60%। ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चन में जरा अंतर देखो। यहां कह रहा था कि कितना समय लगेगा 60% पूरा होने में, और यहां कह रहा है कितना समय लगेगा 60% बचने में। रिएक्टेंट रिमेन्स 60%, रिएक्टेंट रीचेस टू 70%, रिएक्टेंट अप्रोचेस टू 60%, रिएक्टेंट बिकम 60%, रिएक्टेंट रिमेन्स 60%। मतलब इन वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं, इन वर्ड्स का मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे रिमेन्स या रीचेस टू या अप्रोचेस टू, तो ये जो सेंटेंस है ये आपको ऑलरेडी रिमेनिंग की ही बात बता रहा है। 60% यहाँ 60% क्या था, कंप्लीटेड, और यहाँ कह रहा 60% बच गया, और हमको बचा हुआ ही चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मैं मार्केट 100 रुपया लेके गया, ठीक, और मेरा 20 रुपया खर्च हो गया, तो आप कहेंगे ओके 100 ले गए, बचा आपके पास 80 रुपये, तो 20 वहाँ माइनस कर दिए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं 100 रुपये लेके गया और मेरे पास 80 बचा है, तब आप क्यों माइनस करेंगे? हम तो आपको बचा डायरेक्ट बता दिए ना, समझ में आया? तो वही चीज़ है कि अगर कंप्लीटेड है तो कितना बचा है वो पता करो, और जब हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कितना ही हमारे पास बचा है, तब आप क्यों माइनस करेंगे भाई? तब आप क्यों माइनस करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप जो पहला इन्फॉर्मेशन है सेम टू सेम है, तो ऐसे के निकल जाएगा, जैसे यहाँ निकाले हो के, इसी तरह से यहाँ भी के निकल जाएगा। मतलब के इक्वल टू 2.303 बाई टी टाइम लॉग A0 बाई ए या R0 बाई ए, तो 2.303 टाइम कितना है, कितना टाइम है 30 मिनट, लॉग 20% कंप्लीटेड मतलब 100/80, इससे आप के की वैल्यू निकाल लो। अब अगले केस में टाइम निकालना है, तो 2.303 बाई के लॉग A0 क्या है, A0 आपका वही रहेगा 100 ही रहेगा, लेकिन रिमेनिंग अब कितना है 60। ये देखो यहाँ डायरेक्ट हमने 60 लिख दिया, क्योंकि रिमेनिंग यहाँ 60% कंप्लीटेड था, तो रिमेनिंग हमारा क्या आया था 40, और वहाँ डायरेक्ट हम आपको कह रहे हैं कि हमारा जो है 60% बच गया, तो आप डायरेक्ट 60 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे टाइम निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, जैसे यहाँ पे करते हैं, के जो आएगा उसको यहाँ लिख दो और सॉल्व कर लो। जो टाइम आएगा उसी यूनिट में, जिस यूनिट में दिया है मिनट सेकंड आवर, उसी में आंसर लिख दो। ये आपका आ गया। ये है आपका इस तरह का क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टाइप 4 का क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? बोलो भाई, सबको समझ में आया? आप कहेंगे कि सर बोलेंगे तो आप सुनिए कैसे, आपको सुनाई पड़ेगा नहीं यहाँ से, तो हम बोल के भी क्या फ़ायदा है। ठीक, सही कह रहे हो भाई, समझदार हो आप लोग। तो अब यहाँ पे देखो अगले टाइप पे चलते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन हो गए, कर लेंगे ना इस तरह से। अगले टाइप क्वेश्चन देखो, टाइप 5। टाइप 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, मैं उसको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि अब फर्स्ट अच्छा, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में मैं ये भी डाल देता, सपोज कि आल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, तो क्या करते के निकाले ही थे, जो के निकला है वो के की वैल्यू रखते, टी हाफ आ जाता। ऐसे यहाँ भी कर देते कि आल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, तो जो के निकाले हो इस के को उठा के यहाँ रखते, टी हाफ आ जाता बस। और अगर टी हाफ दिया हो तो के निकल जाएगा। हमको के चाहिए, के का पहला, जब तक के नहीं पता लगे तब तक अगले पार्ट में टाइम नहीं पता लगेगा। तो कभी कभी
के तुमसे इस तरह से निकलवाएगा रेट कांस्टेंट, ऐसे सेंटेंस बना के, या कभी कभी कह देगा कि फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इतना है, बताओ 60% रिएक्शन पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो टी हाफ अगर पता है तो के निकल जाएगा। आज जब मैं डिस्कस किया था टाइप 1 क्वेश्चन, तो उसमें पहला टाइप तो यही लिया था कि अगर हमारे पास टी हाफ पता हो, हाफ लाइफ पीरियड पता हो, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए या तो आपको ऐसे सेंटेंस बना के देगा, या उसका हाफ लाइफ पीरियड दे देगा। हाफ लाइफ पीरियड दे देगा तो भी के निकल जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड पता है तो के निकल जाएगा। जब के निकल जाएगा तो फिर जो टाइम, एज, जो कुछ भी पूछ रहा है अपने आप आ जाएगा। ठीक, समझ गए? बहुत समझदार हो। तो अगला टाइप का देखो, अ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, ऐसे दूसरा बनाते हैं। फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% completion of first order reaction takes time twice with respect to 90% completion of the same reaction, एक क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन तुम्हारा, ऐसा ही कुछ सेंटेंस बनाया हुआ है। मतलब उस क्वेश्चन का जो वो है, उसका फीलिंग वो ये है कि 90% रिएक्शन पूरा होने में जितना समय लेता है, वही रिएक्शन 99% पूरा होने में दुगना समय लेता है। मतलब जैसे कोई रिएक्शन मान लो ए से बी पे जा रहा है, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, यहाँ मान लो 90% है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो उसको T1 टाइम लगा, तो अगला 99% तक जाने में यहाँ पर T1 टाइम लगा। तो अब अगला, अगर यहाँ से हमको 99% कैलकुलेट करना हो यहाँ तक, तो ये 2T1 लेता है, 2T1। तो मतलब क्या है इसका कहने का मतलब क्या है कि 90% तक इसका मतलब रिएक्शन तेज हुआ, उसके बाद रिएक्शन स्लो हो गया, और उसने जितना समय 90 में लिया था अगले 9% में उसका दुगना समय ले लिया। मतलब क्या, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। जैसे मान लो कि तुमको 1 किलोमीटर दौड़ के जाना है, तो तुम 900 मीटर तक बहुत तेज से दौड़ के गए, 60 सेकंड में पहुंच गए, या मान लो कि 2 मिनट में पहुंच गए, 120 सेकंड में पहुंच गए। 900 मीटर आप जो है 120 सेकंड में पहुंच गए, तेजी से दौड़ के गए। लेकिन आप 900 मीटर पर जब पहुंचे तो अब इतने थक चुके थे कि अब आपसे दौड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन चूंकि आपको 1 किलोमीटर तक जाना था, तो आप पैदल चलना शुरू किए। तो पता लगा पैदल चलने में जो अगला 90 मीटर है, मतलब टोटल 990 मीटर, उसमें आपने 240 सेकंड लगा दिए, मतलब 120 सेकंड और लगा दिए। शुरू के 900 मीटर में 120 सेकंड लगा, और अगले 90 मीटर में आपने 120 सेकंड लगा दिया। मतलब टोटल टाइम अगर हम 990 मीटर का देखें तो आपने 240 सेकंड लगा दिया, जबकि आपने 900 मीटर में केवल 120 सेकंड लगाया था। तो 0 से 900 में 120, और 900 के बाद 990 होने में फिर 120, मतलब शुरू से ले लें तो कितना हो गया, 240। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप 900 मीटर के जाने के बाद आप इतने थक चुके थे कि आप धीरे धीरे पैदल, आपसे पैदल भी नहीं चला जा रहा था, लेकिन आप धीरे धीरे पैदल चलते हुए उसमें भी 120 सेकंड लगा दिए अगला 90 मीटर पूरा होने में। तो शुरू के 900 में आपने 120 सेकंड लगाया, और अगले 90 मीटर में आपने फिर 120 लगा दिया, मतलब ओवरऑल 240 लगा दिया। तो वही ये क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 90% पूरा होने में जितना समय लेता है, 99% पूरा होने में वह दुगना समय लेता है। ऐसा होता है। आप इसको प्रूव करिए। तो आपको प्रूव करना है। चलो, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव करते हैं, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, आप यहाँ पे 2 इक्वेशन बना लीजिए। पहला तो
90% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो मान लो के है तो 2.303 बाई T1 ले लो, ये T1 लॉग 90% कंप्लीट मतलब 100/10, यस नो, कंप्लीट है ना भाई, कंप्लीट मतलब रिमेनिंग 10 ही तो हुआ, समझ रहे हो बाबू। तो ये क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई T1 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आ गया। अब अगला रेट कांस्टेंट अगले के लिए 99% के लिए, तो 2.303 बाई T2 तो log 100/1, क्योंकि 99% कंप्लीट है तो रिमेनिंग कितना होगा 1 होगा, तो ये कितना आएगा k इक्वल टू 2.303 बाई T2 और ये log 100 वैल्यू कितनी होती है 2, तो आपका इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया। अब आप यहाँ पे इक्वेशन जब 2 बन गया तो आप इन दोनों इक्वेशन का रेशियो निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब इसको K1 K2 भी मान के कर सकते हो, ये K1 है K2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, K1 K2 तो इक्वल आएगा ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट है ना, तो रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है, तो चलो इक्वल ही कर लेते हैं, यहाँ पे K1 K2 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कंफ्यूज मत हो। देखो तो अब इसको इक्वल करो, तो K1 बाई K2 करो, तो क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 करोगे तो आपका हो जाएगा, ये तो 1 है तो 2.303/T1 ये होगा इंटू 1 अपान K2 है, तो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये T2 हो जाएगा अपान 2.303, ठीक है, T2 जो आपका आएगा 2.303 T2 इंटू 2 ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो K1/K2 इक्वल टू क्या हो गया T2/2T1, ओके। अब K1 K2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। अभी आप प्रूव कर रहे थे तो देखते नहीं थे, K1 K2 K3 निकालते थे, लगभग सेम ही तो आता था, बोलो भैया सेम नहीं आता था, तो इसका मतलब K1 K2 इक्वल है, तो K1 K2 इक्वल है तो इसका मतलब T2 किसके इक्वल होगा, बोलो K1 K2 की इक्वल है तो T2 2T1 के इक्वल होगा, मतलब कि K1 K2 इक्वल है तो 1 आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T1, तो ये जो आपका T2 है ये 2T1 के बराबर आ गया, ये आपका T2 यहाँ तक हो गया, 99 तक T2 है और वो T1 में जितना समय लगा उसका दुगना समय ले रहा है, ये देखो प्रूव हो गया। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, इस क्वेश्चन का ही आंसर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। समझ में आया सबको, समझ में आया, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5 ले लो, जिससे तुम्हारे पास रहे कि आप उसको कुछ आगे बता सको। चलो आगे बताते हैं हम लोग, देख लो यही क्वेश्चन बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब टाइप 5 हो गया, अब टाइप 6 पे बात करते हैं। देख लो कितने टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा आपको बताया था कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको और भी तरह के हैं, लेकिन इससे आपको अब एक आइडिया मिल जाएगा। तो बाकी जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप ऑनेस्टी के साथ उनको लगा डालो, जो ना आए ऑनेस्टी के साथ पूछो, कहीं से नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप कर पाएंगे एग्ज़ाम में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अगला देखते हैं, कॉन्सेप्ट था टाइप 6 था ना, तो टाइप 6 का क्वेश्चन देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा इसमें। अब इसमें जैसे आपको ऐसे दे देगा, एक क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का ही, उसी से हम इसको बना रहे हैं, कि जैसे कह देगा कि एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, मतलब एक फॉसिल है, ऐसे समझ लो। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मतलब एक फॉसिल है। तो वो ये कह रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, ये बता दिया। कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसका हाफ लाइफ पीरियड 5730 साल है। हाँ
a fossil shows 80% decay टुडे। ऐसे मतलब एक फॉसिल पाया गया जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कहते हैं, आज की डेट में वो 80% डीके मतलब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके जिसको कहते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा रेज जो निकलता है तो उसको डीके बोलते हैं। तो आज की डेट में वो 80% डीके शो कर रहा है। ओके, तो 80% डीके शो कर रहा है, तो कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल, कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल, ये क्वेश्चन है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो समझ लो, मैंने आपको पहले बताया था कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये आपका फर्स्ट आर्डर प्रोसेस होता है, ये हम कहते हैं फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होता है। तो इसमें आपके वो सारे रूल्स लॉज लगेंगे जो फर्स्ट आर्डर इंटीग्रल इक्वेशन पे लगते हैं। तो देखो, जब एक प्लांट जिंदा रहता है, जब एक प्लांट जो होता है जिंदा रहता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता रहता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है, या तो ये C12 होगा ये कार्बन, या C14 होगा। तो दोनों प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो दोनों को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से केमिकल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपके फोटोसिंथेसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्लांट में कोई फिल्टर नहीं लगा होता है जो कार्बन 12 को ले और कार्बन 14 को अलग कर दे, वो सबको ले लेता है, क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड काम करेगा फोटोसिंथेसिस में, वही ये भी करेगा। तो जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक ये उसकी बॉडी में जाता भी रहता है और निकलता भी रहता है, दोनों चलते रहते हैं। मतलब क्योंकि वो जिंदा है तो कार्बन 14 डीके कर रहा है, C14 जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव डीके करता है। कैसे डीके करता है, कन्वर्ट हो जाता है 7 और 14 में, और एक बीटा रेज निकालता है, बीटा रेज, बीटा डीके करता है, ये निकलता है बीटा डीके, दिस इज कॉल्ड बीटा डीके, ये आपका बीटा डीके है। ओके, तो कार्बन 14 कौन सा डीके करता है, बीटा डीके। तो ये जो C14 इसमें आ रहा है वो इस तरह से जाता भी रहता है और एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, मतलब उसका आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जो होता है वो मेंटेन रहता है प्लांट के साथ और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो C14 का आना जाना दोनों लगा रहता है, जितना आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब आ भी रहा है डीके भी कर रहा है। लेकिन जब प्लांट की डेथ हो गई तो वह सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं, क्योंकि जब डेथ हो गई फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, तो ये जो आना है ये रुक गया, अब सिर्फ जा रहा है। तो जब जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन हम मान लेते हैं कि उस समय उसके पास जो C14 का अमाउंट बचा था वो मान लो 100% था, मतलब वो इनिशियल अमाउंट था। और आज की डेट में कह रहा है कि आज की डेट में 80% डीके कर रहा है, मतलब कि जब वो जिस दिन वो मरा था प्लांट, जिस दिन प्लांट की डेथ हुई थी उस दिन उसके अंदर जो C14 था, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम तो टूट गया, क्योंकि अब 1 वे हो गया, अब तो सिर्फ जाएगा आएगा कुछ है नहीं। तो जो प्लांट के अंदर C14 था, ठीक है, जो C14 था अब वो सिर्फ डीके कर रहा है, जा रहा है। तो जिस दिन वो डेथ हुआ उस दिन मान लो उसके पास जो बचा था उसमें C14 वो इनिशियल हो गया, उसको मान लो 100, और आज की डेट में कह रहा है 80% शो कर रहा है। इसका मतलब कि उसका 20% डीके हो चुका है, खर्च हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग जो 80% डीके याद दिख रहा है वो क्या है, रिमेनिंग। तो हम उसी को रिमेनिंग को लेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। पहले टी हाफ दिया है तो रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं 0.693 बाई टी हाफ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 0.693 बाई टी हाफ कितना है 5730 ईयर। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपका आ जाएगा पर ईयर में, ये आ गया। तो आप इसको सॉल्व करके पहले के निकाल लो। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट एज, एज का मतलब टाइम, एज का मतलब यहाँ टाइम ही है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कितना मान के चलेंगे हम लोग, आज की डेट में 80% बचा हुआ है, तो मतलब इनिशियल कभी 100 रहा होगा जब जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, और आज की डेट में 80 है। अब के की वैल्यू जो यहाँ पे तुमको मिली, के की वैल्यू को यहाँ पर उठा के रखो और सॉल्व कर लो, जो आएगा वही उसका ईयर्स एज है। यही है आंसर, दिस इज द आंसर।
समझ में आया सबको? समझ में आया? तो इस तरह से जो है आपका जो कार्बन डेटिंग किया जाता है या फॉसिल का एज निकाला जाता है, वो इसी मेथड से फॉसिल का एज निकाला जाता है। तो इस तरह से आप एज ऑफ फॉसिल आराम से निकाल सकते हैं। समझ गए? समझ में आ गया सबको? बोलो। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और लास्ट टाइप ले लेते हैं इसमें। ये 6 टाइप का हो गया क्वेश्चन, एक लास्ट टाइप का ले लेते हैं। देखो, एक है आपका टाइप 7। टाइप 7 इसमें क्या होता है? इसमें भी आपके एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चन उठाता हूं। वो कहता है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, धड़ाम। कैसे होता है? धड़ाम। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्ट्रांसियम 90 प्रोड्यूस हुआ। दिस वन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ, रेडियो एक्टिव स्ट्रांसियम 90 उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस हुआ। और एक न्यूली बॉर्न बेबी, एक न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में ये इन कर गया, उसके बोन में इन कर गया। न्यूली बॉर्न बेबी के बोन में इंटर्ड इन बोन ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। कितना इंटर किया? 1 माइक्रोग्राम। कितना इंटर किया? 1 माइक्रोग्राम। तो मतलब ये आपका A0 है, इनिशियल। स्ट्रांसियम 90 उसकी बॉडी में 1 माइक्रोग्राम न्यूली बॉर्न बेबी के बोन में इंटर कर गया। अब अगर इस स्ट्रांसियम 90 को बॉडी डाइजेस्ट ना करे, मतलब मेटाबॉलिकली उसको एब्जॉर्ब ना करे, उसका मेटाबॉलिज्म ना हो, तो आप बताइए कि उस बेबी के बॉडी में, मतलब मेटाबॉलिकली मतलब स्ट्रांसियम 90 का डाइजेशन ना हो, बॉडी स्ट्रांसियम 90 को मान लो डाइजेस्ट ना करे, तो आप बताइए कि आफ्टर 10 ईयर्स उसकी बॉडी में कितना स्ट्रांसियम 90 रिमेन्स रहेगा, और आफ्टर 60 ईयर बताइए कि उसकी बॉडी में स्ट्रांसियम 90 कितना रिमेन्स रहेगा। ये क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। हाँ, स्ट्रांसियम 90 का टी हाफ दिया है, टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ स्ट्रांसियम 90 आपको दिया है, मान लो 28.1 ईयर्स, मान लो ये है हाफ लाइफ पीरियड किसका? स्ट्रांसियम 90 का। स्ट्रांसियम 90 का हाफ लाइफ पीरियड 28.1 ईयर्स है, और उसकी बॉडी में 1 माइक्रोग्राम इंटर किया है। तो बताओ 10 साल बाद उसकी बॉडी में कितना बचेगा, और 60 साल बाद उसकी बॉडी में कितना बचेगा। तो पहले आप टी हाफ से के निकाल लो, जैसे यहाँ निकाला था, के निकाल लो, रेट कांस्टेंट, तो 0.693 अपान टी हाफ, तो 0.693 अपान 28.1 ईयर्स। समय जो है वही करो, इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका पर ईयर, ये आ गया रेट कांस्टेंट। अब कह रहा है, यहाँ रिमेन्स पूछा है, मतलब ए पूछ रहा है कितना बचेगा, रिमेनिंग, ए पूछ रहा है रिमेनिंग, इनिशियल अपान इनिशियल तो पता है, रिमेन्स पूछ रहा है, मतलब ए पूछ रहा है, ए कितना बचेगा, ए कितना बचेगा, यही पूछ रहा है। समझो? तो चलो, तो अगला फार्मूला बना, k इक्वल टू 2.303/t। तो टाइम में क्या करोगे? 10 साल, ये t दिया है 10 साल, यहाँ t दिया है 60 ईयर्स, 2 टाइम दिया है तो यहाँ 10 साल लिख दो। लॉग इनिशियल कितना है? 1 माइक्रोग्राम, 1 लिख देते हैं, बाद में यूनिट ध्यान रखना माइक्रोग्राम ही लिखना है क्योंकि रिमेनिंग लिखना है। और कितना बचा है, मतलब ए पूछ रहा है, A0 तो कितना हो गया? 1 माइक्रोग्राम, और k की वैल्यू यहाँ निकाल ही लिए हो, तो जो k की वैल्यू निकाले हो यहाँ पे, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, 10 है ही, ए वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? k की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ रखो, टाइम 10 साल हो गया, इनिशियल 1 माइक्रोग्राम है, रिमेनिंग कितना वही पूछ रहा है, निकाल लो, आ जाएगा आंसर 10 साल बाद। और ऐसे 60 साल बाद निकालना है तो क्या करेंगे? k इक्वल टू 2.303 अपान 60 ईयर्स, लॉग इनिशियल वही है 1 माइक्रोग्राम, और रिमेनिंग पूछ रहा है कितना बचेगा 60 साल बाद, ये आप उसको बता दीजिए। k की वैल्यू फिर वही रखिए, k तो वही रहेगा ना भाई, रेट कांस्टेंट है। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? समझ गए? तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको
कल जो बताया था आपको फर्स्ट आर्डर इंटीग्रल और ज़ीरो आर्डर इंटीग्रल पर ये जो फार्मूला डिराइव किया था, आज उस पर मैंने पूरा एक फुल वीडियो बनाया जिस पे हमने कितने तरह के कैसे इस पे ये सारे इस तरह क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जो है बोर्ड में भी आएंगे। कंपटीशन हो चाहे नीट हो जी मेन हो, वहाँ सब में भी वो आता है और यही आपका सिलेबस भी है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इतने टाइप के मैंने क्वेश्चंस लगा दिए। अब इसी तरह से और भी अगर कोई इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हो तो आप यही तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको लगाने की कोशिश करिए। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बेझिझक हमसे आप पूछिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखना, इसको समझना और इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कमेंट में आप पूछ लोगे तो हम वहाँ भी लिख देंगे आंसर, या आप ऐसे ही पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट।